यूजीसी और विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार आप लोगों की ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। जिस प्रकार बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकेंड ईयर में आपके दो पेपर थे, उसी प्रकार से थर्ड ईयर में भी आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर है फाउंडेशन ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट और दूसरा पेपर है सोशल रिसर्च। फाउंडेशन ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट में यहाँ पे आपके सिलेबस में 4 यूनिट दी गई हैं। इस पेपर में हम विभिन्न विचारकों के जो समाजशास्त्री रहे हैं, वे भारतीय हों या वेस्टर्न कंट्रीज से हों, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत और उनके विचारों को पढ़ेंगे। यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ाया जाएगा। दूसरी यूनिट में अगस्त कॉम्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, चिंतन के 3 स्तर का नियम। हर्बर्ट स्पेंसर की जो और इवोल्यूशनरी थ्योरी है, उसको पढ़ाया जाएगा। दुर्खीम के सोशल फैक्ट और सोशल सोलिडरिटी के बारे में भी यहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। थर्ड यूनिट में मैक्स वेबर की सोशल एक्शन अथॉरिटी तथा कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और क्लास कन्फ्लिक्ट या क्लास स्ट्रगल, जिसे हिंदी में वर्ग संघर्ष कहते हैं, उसको पढ़ाया जाएगा। चौथी यूनिट में जीएस गुरिये का कास्ट इन इंडिया, भारत में जाति, राधा कमल मुखर्जी का सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, मूल्यों की सामाजिक संरचना तथा डीपी मुखर्जी का कल्चरल डाइवर्सिटीज़, सांस्कृतिक विभिन्नताएं, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगस्त कॉम्ट से। अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगस्त कॉम्ट का पूरा नाम इसिडोर अगस्त मैरी फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्ट था। इनका जन्म सन 1798 ईस्वी में फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक कस्बे में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम कैरोलिन मेसिन था। इनकी मृत्यु सन 1857 ईस्वी में हुई। प्रारंभ में जब विभिन्न विज्ञानों का उदय हो रहा था, अनेक विचारकों के द्वारा नए नए विज्ञान को प्रभुत्व में लाया जा रहा था, तब अगस्त कॉम्ट ने सोचा कि कोई एक ऐसा विज्ञान होना चाहिए जो समाज का भी अध्ययन करे, समाज में हो रही घटनाओं का, समाज में हो रही गतिविधियों का अध्ययन करे। इस दृष्टिकोण से उन्होंने एक नए विज्ञान का आविष्कार किया और उसे नाम दिया सामाजिक भौतिकी। जैसे जैसे अगस्त कॉम्ट इस विज्ञान का अध्ययन करते चले गए, उन्हें लगा कि सामाजिक भौतिकी नाम इस विज्ञान के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए उन्होंने सन 1838 में इस विज्ञान का नाम सामाजिक भौतिकी से बदलकर समाजशास्त्र रख दिया। अगर हम समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। सोशियस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। सोशियस का मतलब होता है समाज और लोगस का मतलब होता है विज्ञान, अर्थात समाज का विज्ञान। वह विज्ञान जो समाज का अध्ययन करता है, वह विज्ञान जो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, वह विज्ञान जो सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है, उस विज्ञान को हम समाजशास्त्र कहते हैं। अगस्त कॉम्ट के गुरु का नाम था सेंट साइमन। उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने इस नए विज्ञान का आविष्कार किया। एक समाजशास्त्री हुए हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। वे समाजशास्त्र को 2 भाषाओं की अवैध संतान कहते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र का जो उदय हुआ है वो 2 भाषाओं से मिलके हुआ है, 2 भाषाओं के अलग अलग शब्दों से, जैसा आप पहले पढ़ा है कि सोशियस और लोगस। इसीलिए जॉन स्टुअर्ट मिल समाजशास्त्र को 2 भाषाओं की अवैध संतान कहते हैं। अब बात करते हैं अगस्त कॉम्ट के चिंतन के 3 स्तर के नियम के बारे में। अगस्त कॉम्ट ने इस सिद्धांत को देने के लिए ये बताया कि समाज का जो स्वरूप, जो प्रकृति हम आज देख रहे हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। समाज का विकास
विभिन्न स्तरों से होकर गुजरा है। समाज के विकास की अवधारणा को समझाने के लिए उन्होंने चिंतन के 3 स्तरों का नियम दिया। इस सिद्धांत में इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहली है धार्मिक अवस्था, थियोलॉजिकल स्टेज। इस स्तर में समाज का जो स्वरूप था वो बहुत ही सरल था। यहाँ पर सब कुछ धर्म पर आधारित था। यदि समाज में किसी प्रकार की कोई भी घटना घटित होती थी तो उसके पीछे दैवीय प्रकोप समझा जाता था। ये माना जाता था कि दैवीय प्रकोप के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। यदि कोई फ़ायदा का काम हुआ, कोई खुशी का काम हुआ, तो ये कहा जाता था, ये माना जाता था कि जो देवी है या जो दैवीय शक्ति है वो हमसे खुश है, और खुश होने के पश्चात उसने हमें ये उपहार स्वरूप खुशियाँ दी है। यदि कोई अनिष्ट होता था तो ये समझा जाता था कि जो दैवीय शक्ति है वो रुष्ट हो गई है, और रुष्ट होने के कारण उसने हमें ये यातना दी है, ये पीड़ा दी है। इस स्तर में तर्क और विज्ञान के लिए कोई भी स्थान नहीं था, कोई भी जगह नहीं थी। सब कुछ धर्म पर आधारित था, सब कुछ अंधविश्वास पर आधारित था। धार्मिक स्तर की 3 उपस्तर बताए गए हैं। सबसे पहला है प्रेतवाद, इसे जीवित सत्तावाद भी कहते हैं। इसमें यदि समाज में कोई भी घटना घटित हो जाती थी, जैसे यदि कोई व्यक्ति बीमार हुआ, कोई बच्चा बीमार हुआ, तो उसका इलाज ना करवाने के बजाय भूत प्रेतों में विश्वास किया जाता था, जादू टोने में विश्वास किया जाता था, तांत्रिक के द्वारा उसका इलाज कराया जाता था। दूसरी अवस्था इसमें बताई गई है बहुदेववाद। इसमें जिस प्रकार की मनुष्य की आवश्यकता थी उसी प्रकार से बहुत सारे देवी देवताओं का उदय हो गया। व्यक्तियों ने अपने स्वार्थ के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने फ़ायदे के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं को मानना शुरू कर दिया, और ये मानना शुरू कर दिया कि हमारे नुकसान और हमारे भले के पीछे केवल हमारा इष्ट देवी देव है, जिसे हम मान रहे हैं, जिसे हम पूज रहे हैं। यदि हम उसकी पूजा अर्चना करते हैं तो वो खुश हो जाता है और हमें खुशियाँ देता है, और यदि वो रुष्ट हो जाता है तो हमें यातना देता है, हमें पीड़ा देता है, हमारा नुकसान करता है। तीसरी अवस्था इसमें बताई एकेश्वरवाद या अद्वैतवाद। धीरे धीरे जैसे सामाजिक परिवर्तन होता जाता है, सामाजिक परिवर्तन की विशेषता ये है कि ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है, ये निरंतर चलता रहता है। सामाजिक परिवर्तन अपनी गति से धीरे धीरे चलता रहता है, और मानव बुद्धि थोड़ी सी विकसित होती है, तो मानव ये सोचना शुरू कर देता है कि इस पूरी पृथ्वी को, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई एक निराकार शक्ति है, कोई एक निराकार परब्रह्म है। उसी के इशारे पर सब कुछ होता है, उसी के इशारे पर सामाजिक घटनाएं घटित होती हैं, उसी के इशारे पर हवाएं चलती है, उसी के इशारे पर भूकंप आता है, उसी के इशारों पर जो भूस्खलन होता है। तो इस प्रकार लोगों ने बहुत सारे देवी देवताओं के स्थान पर केवल एक निराकार शक्ति को मानना शुरू कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे मानव बुद्धि विकसित होती चली गई, और दूसरी अवस्था ने जन्म लिया जिसका नाम है तात्विक स्तर, मेटाफिजिकल स्टेज। इस स्तर में लोगों ने जो भी घटना समाज में घटित होती थी उसके पीछे क्या कारण है ये जानने का प्रयास करना शुरू कर दिया था। इसमें अंधविश्वास की जगह थोड़ा थोड़ा तर्क आना शुरू हो गया था। जैसे यदि कोई भी व्यक्ति बीमार हुआ तो धार्मिक अवस्था में क्या सोचा जाता था कि ये दैवीय शक्ति है, ये दैवीय प्रकोप है, सब कुछ दैवीय शक्ति के कारण हो रहा है, और इस धार्मिक अवस्था में उस व्यक्ति को कोई भी इलाज नहीं दिया जाता था और उसे अकेले छोड़ दिया जाता था। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चिकन पॉक्स, जिसे माता भी बोलते हैं। धार्मिक अवस्था में यदि किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को माता निकल जाती थी तो उसे कोई भी इलाज नहीं दिया जाता था, उसे कमरे में बंद कर दिया जाता था, और ये मान्यता थी कि ये दैवीय प्रकोप है, देवी रुष्ट हो गई है, जिसकी वजह से इस व्यक्ति को ये यातना, ये पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। बाहर के व्यक्ति से उसका मिलना जुलना बंद होता था, बाहर की हवा, बाहर के वातावरण से उसका कोई संबंध नहीं होता था। इस तरह से व्यक्ति को एक तरह से मरने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता था। लेकिन तात्विक स्तर में ऐसा नहीं था। तात्विक स्तर में लोगों ने ये जानने का प्रयास करना शुरू कर दिया था कि जो भी घटना घटित हो रही है उसके पीछे कारण क्या है। यहाँ पे
थोड़ा थोड़ा वैज्ञानिकता का पुट आना शुरू हो गया था। तीसरी अवस्था आती है प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिक स्तर। इस अवस्था में अंधविश्वास का पूर्णतः लोप हो चुका है और तार्किकता का पूर्ण तरह से प्रभुत्व हो चुका है। यहाँ पर सब कुछ वैज्ञानिकता पर आधारित है। यहाँ पे कोई भी घटना घटित होती है तो उसका पहले ये जानने का प्रयास किया जाता है कि ये घटना क्या है, ये घटना किन कारणों से घटित हुई है, इसका समाज में, सोसाइटी में, व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और यदि नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो उसका समाधान क्या होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में व्यक्तियों ने सोचना शुरू कर दिया था। जैसे यदि आज किसी को बुखार हो जाता है तो उसे तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाता है, तुरंत उसे डॉक्टरी इलाज दिया जाता है और सबसे पहले ब्लड सैंपल के लिए दिया जाता है, ये चेक करने के लिए किस प्रकार का बुखार इस व्यक्ति को हुआ है। जिस प्रकार का बुखार होगा उसी प्रकार की दवाइयाँ, उसी प्रकार का इलाज उस व्यक्ति को दिया जाता है, ना कि ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से कोई भी ट्रीटमेंट उसे दे दिया जाए। तो प्रत्यक्षवाद में वैज्ञानिकता का पुट था। एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये वैज्ञानिक स्तर है, यहाँ पे अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं थी, सब कुछ तार्किकता पर आधारित था, राशनल बेस्ड था। हर घटना के पीछे घटित होने वाले कारण को समझा जाता था, उसके प्रभावों को, उसके कारणों को जानने का प्रयास किया जाता था और उसके बाद उसके प्रभाव किस प्रकार के सोसाइटी पर पड़ेंगे, व्यक्तियों को, समाज को उस घटना से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये जानने का प्रयास किया जाता है। और उसके बाद यदि वो नकारात्मक दृष्टिकोण से देखी जाती है, समाज में व्यक्तियों के ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उसका समाधान भी किया जाता है। तो इस प्रकार इस चिंतन के 3 स्तर के माध्यम से अगस्ट कॉम्टे ने बताने का प्रयास किया है कि समाज का विकास जो है विभिन्न स्तरों से होकर गुजरा है, एक के बाद एक नई अवस्था आई है और हर अवस्था में व्यक्ति की मानव बुद्धि जो है वो धीरे धीरे विकसित होती गई है और व्यक्ति ने विकास के अगले चरण में कदम रखा है। तो इस प्रकार से यदि समाज के विकास के इस पद्धति को हमें जानना है तो उसके लिए अगस्ट कॉम्टे का सामाजिक चिंतन के 3 स्तर का नियम बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि समाज प्रारंभिक अवस्था से और आधुनिक अवस्था तक किन किन स्तरों से होकर गुजरा है।